हेलो बच्चों, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आज है संडे और संडे को थोड़ा सा ये क्लास आपको लेट मिल रही है, लेकिन ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और स्पेशली आज की जो अपनी क्लास है, जो 11वां एपिसोड है 2000 प्रश्नों की इस सीरीज का, ये छंद विधान से रिलेटेड है। और छंद से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक कवर हो जाएगा। इस टाइप के हमने स्पेशली इसमें क्वेश्चंस लिए हैं। पूरे के पूरे अपन 20 प्रश्न करेंगे। हालांकि इसमें बाकी जो टॉपिक है उनके भी क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें विशेष करके रिक्त स्थान से रिलेटेड, क्योंकि जो छंद विधान है, व्याकरण अपना जो भाग रहने वाला है काव्यांश वाला, तो उसमें से रिक्त स्थान के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में अपन करेंगे और 20 प्रश्न अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अभी इसी क्लास में आपको याद करवा दूंगा। जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरी क्लास को ढंग से पढ़ लिया तो देखो, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि छंद रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि छंद कितने प्रकार के, क्योंकि हम रोज ही एक एक क्वेश्चन छंद से रिलेटेड लेते हैं और उसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं चीजें। पर प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो आप सबको पता है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए कि आपको याद है, ना, मुझे पता लग जाए कि भाई आप लोग याद करते हो। तो 2 प्रकार के होते हैं छंद बच्चों। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ठीक है, वर्णिक छंद। ये आंसर मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। ये कंप्लीटली पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 2 प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और अब ये क्वेश्चन आपका 100% आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। अगर परीक्षा में लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है तो आप इस तरीके से, अगर ऑब्जेक्टिव भी बनता है तो आप इस तरीके से इसका आंसर अच्छी तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दीर्घ स्वरों के संयोग से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं, लघु कहलाते हैं या बड़े कहलाते हैं। अब समझिए कि स्वर जो है ना, स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया है। लघु स्वर जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर जिन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। तो अब देखो कि जैसे अ है, फिर आ है, फिर ई है, छोटी ई, और फिर बड़ी ई है, फिर ऊ है, फिर बड़ा ऊ है, ए है, आई है, फिर ओ है। तो अब देखो इसमें क्या है कि ये अ, ये छोटी ई, ये छोटा ऊ, ये तो हैं छोटे माने जाते हैं, छोटे माने जाते हैं, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। तो अगर इनकी सहायता से कोई अगर कोई वर्ण अगर उच्चारित होता है तो वो तो होगा लघु। और जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है, ये माने जाते हैं गुरु, ये माने जाते हैं दीर्घ स्वर। और इनकी सहायता से अगर कोई वर्ण उच्चारित होता है तो वो माना जाएगा गुरु। तो क्या कहा है कि दीर्घ स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाले व्यंजन। अब मान लीजिए क है, अब ये क जो है ना, इसमें हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वर नहीं है, अभी इसमें स्वर नहीं है। अगर हमने इसमें स्वर जोड़ दिया अ तो ये हो जाएगा क। और इसी तरीके से मान लीजिए ये क है, इसमें हलंत है, अभी इसमें स्वर नहीं है, और इसमें हमने दीर्घ स्वर जोड़ दिया आ तो ये हो जाएगा का। अब अर्थ समझिए, ये जो क है ये ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व व्यंजन है, ये छोटा है, ये लघु है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर की मात्रा है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा समझिए। और ये आ की मात्रा है, मतलब इसमें दीर्घ स्वर की मात्रा है, इसमें गुरु स्वर की मात्रा है, तो इसलिए ये गुरु व्यंजन हो गया। तो अब समझ में आया गुरु व्यंजन किसे कहते हैं? जिसमें गुरु स्वर की मात्रा हो, गुरु स्वर की मात्रा के सहयोग से जो वर्ण उच्चारित होता है वो गुरु वर्ण कहलाता है, और लघु स्वर की मात्रा से उच्चारित होने वाला वर्ण जो है वो लघु या ह्रस्व वर्ण कहलाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है, मीडिया की भाषा में विशेष लेखन क्या कहलाता है? बच्चों, मीडिया की भाषा में विशेष लेखन बीट कहलाता है। ठीक है, तो विशेष लेखन को मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, दोबारा से ये प्रश्न नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, इसलिए आज ही याद कर लेना, आगे फिर से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक रिपोर्ट में कैसा वर्णन होता है? तो जो विवरणात्मक रिपोर्ट होती है ना, विवरण का मतलब समझते हो ना, विस्तृत। तो रिपोर्ट में किसी घटना या किसी समस्या का विस्तृत और गहन विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वो होता है विवरणात्मक। विस्तार से डिटेल स्टडी जब उसकी होती है तो वो विवरणात्मक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना पांचवा, अनुस्वार, हाँ, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण माने जाते हैं। अब देखो, जब हम वर्णों को विशेष करके जो जब छंद पढ़ते हैं, तो छंद विधान में क्या होता है कि जो वर्णिक छंद हैं उसमें पहले वर्ण पढ़े जाते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, उसमें ह्रस्व वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं। उसके अलावा एक विसर्ग और अनुस्वार जो है, अनुस्वार यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो किसी भी वर्ण के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है ये अनुस्वार हो गया, और जहां पे किसी वर्ण के पास में ऐसे ये दो ऐसे बिंदु हो गए तो ये क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। तो ये वर्ण कैसे माने जाएंगे, क्योंकि जब हम वर्णों की गिनती करते हैं ना, मात्राओं की जब हम गिनती करते हैं मात्रिक छंद में और वर्णिक छंद में, तो हमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है ना, इसे क्या माना जाएगा, इसे दीर्घ माना जाए कि लघु माना जाए? जैसे मात्राओं की गिनती करते हैं तो ये एक मात्रा का सिंबल है और ये दो मात्रा का सिंबल है, तो ये पहले पता तो होना चाहिए कि ये इसको एक मानेंगे कि दो मानेंगे, ह्रस्व मानेंगे कि लघु दीर्घ मानेंगे। तो ये जो वर्ण होते हैं ना बच्चों, ये हमेशा दीर्घ माने जाते हैं, ध्यान रखना, ये दीर्घ माने जाते हैं। लेकिन जो चंद्र बिंदु होता है ना, जैसे मान लीजिए ये है और इसके ऊपर इस तरीके से चंद्र बिंदु है, तो ये जो है वो ह्रस्व माना जाएगा, ये ह्रस्व या लघु माना जाएगा, इसे हम लघु मानेंगे, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये तो लघु है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों दीर्घ माने जाते हैं। तो एक बार फिर से कि अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण जो है वो हमेशा दीर्घ माने जाते हैं, इन्हें बड़ा मानना है। इसकी दो मात्राएं गिननी है जब मात्रिक छंद अपन पढ़ेंगे, अभी उदाहरण देंगे कैसे मात्राओं को काउंट करना है। वैसे चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और छठा प्रश्न है, कौन से ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं? देखो बच्चों, 6 ककार होते हैं, है ना, पत्रकारीय लेखन में 6 प्रकार के ककार जो है वो काम में लिए जाते हैं। इसमें पहले जो है वो 4 ककार जो हैं ये सूचनात्मक होते हैं, सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं। 4 ककार जो कि इसमें दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन से हैं जो सूचना पर आधारित होते हैं। तो नेक्स्ट होते हैं 2 और ककार होते हैं, 2 ककार होते हैं जो कि पहलू पर आधारित होते हैं ना, पहलू पर आधारित होते हैं। तो अभी पूछा है कि 6 में से 4 ककार, जो पहले के 4 ककार हैं वो कौन कौन से हैं, क्या, कौन, कब और कहां। ये अपना जो है ना ये वाला, ये है ना, ऐसे याद रख लेना इनको अच्छी तरह से। क्या, कौन, कब, कहां। क्या, कौन, कि क्या हुआ, तो कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, है ना। क्या, तो कि एक आदमी का। कौन, अब वो कौन था, ऐसे है ना। क्या, कि कोई घटना हुई किसी आदमी के साथ, कि कौन था वो, तो कि भाई वो आदमी वैसा था। अच्छा, ये कब हुआ, तो कि भाई ये सुबह 7 बजे हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ, तो ऐसे क्रम से रहते हैं, है ना। तो देखो, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये इनका क्रम रहेगा, तो आप याद कर लीजिए क्रम से। तो ये आपके 4 आपको अच्छी तरह से याद हो गए, मैं मानता हूं आपको 4 अच्छी तरह से याद हो गए। क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 याद कर लिए, तो आगे वाले 2 अपन और अभी याद करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन अ, कि शुरुआत के जो 4 ककार होते हैं कि क्या, कौन, कब और कहां, ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन प्रेम घन के विषय में सही नहीं है। प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है आचार्य शुक्ल साहब का, तो उसमें से आपको बताना है कि प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कि चौधरी साहब के लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखरे रहते थे। बिल्कुल बिखरे रहते थे भाई, लंबे लंबे बाल थे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना।
अगला क्या है कि उनकी प्रत्येक अदा से रियासत, तबीयतदारी और अमीरी झलकती थी, बिल्कुल झलकती थी, बड़े रईस आदमी थे। फिर है उनके संवाद बहुत रोचक और रसीले होते थे, बिल्कुल होते थे, और साथ ही साथ उनके संवादों में वक्रता होती थी, टेढ़ापन होता था, व्यंग्य होता था। चौथा है कि वे नौकरों के साथ भेदभाव करते थे, नहीं भाई, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करते थे, काम जरूर नौकरों से करवाते थे, वो अपना हर काम नौकरों से करवाते थे, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। तो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन घ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन घ। आप लोग आंसर देते जा रहे हो ना, ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोज रोज नहीं कहूंगा। जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, चाहे वो लघुतरात्मक हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, आप आंसर लिख दीजिए, बस उसमें आंसर लिखिए, ताकि एक बार आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा आंसर सही है। आप लोग वेट मत करिए मैं आंसर बताऊं तब तक के लिए, एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग आप में आनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला। अगला प्रश्न है 8वां। क्या कहता है 8वां प्रश्न कि देखा विवाह आमूल नवल पंक्ति में किसने किसका विवाह देखा। बच्चों सरोज स्मृति, निराला जी की रचना। इसमें निराला जी अपनी पुत्री की मृत्यु के अवसर पर उसके विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, पूरी तरह से नया विवाह तुम्हारा मैंने देखा। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका कि निराला जी ने अपनी पुत्री के बारे में कहा था, कवि निराला ने पुत्री सरोज की स्मृति में। तो ऑप्शन इसका ब राइट रहेगा। अच्छा, इसको आमूल नवल क्यों कहा है, पूरी तरह से नया क्यों कहा है। आपको याद होगा कि इस विवाह में न किसी प्रकार का संगीत हुआ था, न किसी प्रकार का जो है मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, न किसी प्रकार का कोई वहां पे इस तरीके से विवाह संबंधी गीत गाए गए थे, तो इसलिए इसे आमूल नवल कहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि छंद विधान में यति का अर्थ क्या होता है। यति का अर्थ क्या है, ठहरना, विराम या समाप्त। तो बच्चों यति का मतलब होता है रुकना, हल्का रुकाव। हल्का रुकाव जिसे हम ठहराव कहते हैं, पूरी तरह से नहीं रुकना, हल्का रुकना। आपने देखा जैसे कोई पंक्ति है ना, कोई पंक्ति है और वहां पे हम हल्का सा रुकते हैं और फिर अंत में एक खड़ी पाई आती है। तो यहाँ पे जो हल्का ठहराव आता है बीच में और फिर यहाँ पूर्ण विराम आता है, तो ये यति कहलाती है। यहाँ पे यति होती है, यहाँ पे यति होती है। यति का मतलब क्या होता है बच्चों, ठहरना, रुकना नहीं, पूरी तरह से नहीं रुकना बल्कि ठहरना। तो हल्का जो विराम होता है वो यति कहलाती है। छंद की परिभाषा क्या है कि किसी काव्य पंक्ति में जब उसके वर्ण, मात्रा, यति, गति का ध्यान रखा जाता है तो वो छंद कहलाता है। तो उसमें यति आती है, तो यति का मतलब होता है बीच का ठहराव। जैसे मान लीजिए कोई छंद है, उसमें अगर कि 28 मात्राएं होती हैं, तो उस पर यति कितने पे होगी। तो अगर मान लो गीति का है तो 14-12 पे यति होगी, मतलब पहले 14 पे फिर 12 पे। अगर हरि गीति का है तो पहले 16 पे यति होगी, फिर जो है वो 12 पे होगी, तो 16-12 पे यति होती है। तो ये ठहराव जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है 10वां प्रश्न। क्या कहता है 10वां प्रश्न कि 13 और 11 मात्राओं पर यति छंद में होती है, तो वो छंद क्या होता है, वो दोहा छंद होता है। दोहे छंद में 2 चरण होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, छंद में अलग अलग चरण होते हैं, किसी में 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में 2 चरण होते हैं। तो 2 चरण होता है उसे दोहा कहते हैं, ठीक है। 4 चरण होते हैं उसमें, जैसे गीति का, हरि गीति का, इसमें 4-4 चरण होते हैं, ठीक है। फिर इनमें मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है, अगर मात्रिक है तो, और अगर वर्णिक है तो वर्णों की संख्या अलग अलग रहती है, समान रहती है। तो समान और असमान के आधार पर ही इनका समवर्णिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, अर्ध समवर्णिक, इस तरीके से विषम वर्णिक और विषम मात्रिक, ये इनका अलग अलग भेद है जो हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि 13 और 11 मात्राओं पर जहां यति होती है वो दोहा कहलाता है। अब पूछा जा सकता है कि दोहा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे दोहे में 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 13 और 11 पर यति होती है। और एक उदाहरण आप याद कर लीजिए, अच्छा सा कोई भी कबीरदास जी का याद कर लीजिए, सूरदास जी का याद कर लीजिए, कोई भी अच्छा सा दोहा याद कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी परीक्षा में। हो गए आपके पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से अपन को करना है। अब देखो अब क्या करना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो कंप्लीट अपन जो क्लास ले रहे हैं ये अपने हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न हैं, और 2000 प्रश्नों की कंप्लीट जो पीडीएफ और इसकी वीडियो सीरीज है वो क्रम से 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से लगातार अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज।
एजुकेशन राइज नाम का जो ऐप है, इस ऐप में आपको कंप्लीट ये 2000 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे स्टोर टैब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टोर टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक कोर्स अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपको टेंशन हो रही है कि भाई कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, तो एक साथ सारे टॉपिक दिए हुए हैं, नोट्स पीडीएफ के रूप में दिए हुए हैं, वहां पे वीडियोस भी दिए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया टॉपिक है। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो वहां पे मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिलेगी। इसके अलावा फिर मॉडल पेपर्स अलग से दिए हुए हैं। केवल नोट्स अगर चाहिए तो वो भी वहां पे आपको अलग से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट ये सारा वहां पे चीजें मिल जाएगी। और एक नंबर मैं आपको देता हूं, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगी 9079622989। इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्लेलिस्ट जो मिल जाएंगी आपको, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे सारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे 11वां प्रश्न। क्या कहता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्रकार होता है जिसे हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। अब शब्द से ही स्पष्ट है, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, कालिक मतलब काल, मतलब अपने जीवन का जो एक सर्विस का जो काल माना जाता है, नौकरी का जो काल माना जाता है, उस पूरे काल के दौरान वो लोग वहां पे रहते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लो नौकरी वाला व्यक्ति होता है 60 साल की उम्र तक काम करता है, तो वो पूर्णकालिक कहलाता है। वो एक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं किसी भी समाचार पत्र के, और वो उसके साथ उनको मासिक पेमेंट मिलता है, वो वहां पे नौकरी के रूप में काम करते हैं, तो वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी जो होता है, जो मासिक पेमेंट पर काम करता है, फिक्स पेमेंट पर, और वहां पे उसकी नौकरी फिक्स होती है, वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। दूसरा होता है अंशकालिक पत्रकार। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, अंशकालिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, पूरे समय के लिए नहीं। जैसे ये तो नौकरी के हिसाब से काम करता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए काम करते हैं, और वो जितने समय के लिए काम करेंगे उतने समय का उन्हें पेमेंट मिलेगा। तो इनको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। अब देखो प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि स्ट्रिंगर किसे कहते हैं। तो स्ट्रिंगर पत्रकारों को कहते हैं जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं, जो कुछ समय के लिए किसी समाचार पत्र के साथ जुड़ते हैं और वहां पे काम करते हैं, या किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। उनको वेतन नहीं मिलेगा, मानदेय दिया जाएगा, जितने समय काम करेंगे उसके हिसाब से। और लास्ट होता है फ्रीलांसर पत्रकार। अब ये पत्रकार ऐसे होते हैं बच्चों कि ये निश्चित भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। एक साथ 2-3 अखबारों के लिए भी काम कर सकते हैं, और उनको जो है वो जो काम करेंगे उसके बदले में उनका जो पेमेंट होगा वो उन्हें मिल जाएगा। ये सभी प्रकार के जो पत्रकार होते हैं, इनके पास अपना ID कार्ड होता है, और इसी के आधार पर वो कहीं भी जाकर सूचना कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। याद रखना, एक एक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और तीनों का एक साथ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है बच्चों, मात्रिक और वर्णिक छंद रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। तो अब देखो, कल हमने इसे अच्छी तरह से समझ लिया था। अगर आपको याद है तो बताइए मुझे जल्दी से कि जो मात्रिक और जो वर्णिक छंद होते हैं, 3 प्रकार के तो होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करिएगा बच्चों। अब देखो, जो मात्रिक होते हैं और जो वर्णिक होते हैं, अब चाहे देखो मात्रिक, अब मैं के लिए छंद एक बार लिख देता हूं, खाली छंद। अब छंद को हमने क्या किया था, कल भी 2 भागों में विभाजित किया था, एक बार फिर से विभाजित कर देता हूं। ये छंद जो है वो पहले तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। अब नए बच्चे हैं जैसे मान लीजिए, उनको नहीं पता होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं। ये 2 प्रकार के छंद हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तब तो हम लिखेंगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि मात्रिक और वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, और वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया मात्रिक, और ये हो गया वर्णिक छंद। वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के हो रहे हैं। दिख तो रहा है ना आपको? एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, दिख रहा है। अब देखो, ये है ना, जैसे पहले आएगा सममात्रिक छंद, सममात्रिक, फिर आएगा अर्ध सममात्रिक, फिर आएगा अर्ध सममात्रिक, और फिर आएगा विषम मात्रिक। ठीक है, इसी तरीके से समवर्णिक, इसी तरीके से समवर्णिक, फिर आएगा अर्ध समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक, और फिर आएगा विषम वर्णिक, विषम वर्णिक। तो ये इस तरीके से होते हैं
छंद। अब सममात्रिक किसे कहते हैं कि जिसके सभी चरणों में यानी सभी पंक्तियों में जब मात्राओं की संख्या एक समान हो तो वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे गीतिका, जैसे हरि गीतिका, ठीक है, क्योंकि गीतिका में 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 26, हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक क्या होता है कि जिसमें दो चरणों में समान रहती है, और विषम मात्रिक का मतलब होता है जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। इसी तरीके से समवर्णिक अगर बात करें तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान रहती है, इसमें मात्राओं की संख्या, इसमें वर्णों की संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से इनका भेद होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक, ये 2 और ये 3। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां प्रश्न है बच्चों कि प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण और 32 से अधिक मात्रा वाले छंद क्या कहलाते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये दंडक कहलाते हैं। ये अगर वो है मान लो वर्णिक छंद है तो वो दंडक वर्णिक कहलाएगा, और अगर मात्रिक छंद है तो वो मात्रिक दंडक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है बच्चों गण कितने होते हैं। तो बच्चों गण 8 होते हैं। एक सूत्र आपको वैसे याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और समझा देता हूँ कि गण कितने होते हैं। उस सूत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आपको गण याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो अभी मैं गण बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपनी बच्चों 2 लाइव क्लासेस रहती हैं। एक शाम को 7 बजे रहती है, शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास रहती है, और दूसरी शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास रहती है। ये दोनों शाम को अपनी लाइव क्लासेस रहती हैं। आप अगर आपके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज रिवीजन करना चाहते हैं, मॉडल पेपर जो अपने डेस्क वर्क के जो मॉडल पेपर्स है उसका कंप्लीट अपन सॉल्यूशन करते हैं, उसकी पीडीएफ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवाता हूं। और ये कोर्सेज आपको टोटली हमारे सारे कोर्सेज ऐप में मिलेंगे, जो लिंक आपको इस वीडियो में दिया हुआ है, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी मैं बता दूं, 2 क्लासें अपनी और रहती है। एक सुबह 6 बजे सुबह जो आपको हिंदी अनिवार्य की जो क्लास है बच्चों, जिनको नहीं पता है, नए बच्चे, एक बार थोड़ा सा बता दूं, हिंदी अनिवार्य की एक क्लास रहती है। और एक रहती है सुबह 7 बजे, ये भी क्लास सुबह रहती है। और ये रहती है बच्चों हिंदी साहित्य की क्लास, है ना, हिंदी साहित्य की जो क्लास है ये अपनी सुबह रहती है। तो ये 2 क्लासेस सुबह रहती है। सुबह जल्दी उठ करके इन क्लासेस को देख लीजिए। 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास रहती है। इसमें ये जो अपनी सीरीज है ये 2000 प्रश्नों की सीरीज है। 2000 प्रश्न उत्तर अपन इसमें करते हैं। इसके अलावा एक और क्लास रहती है अपनी, जो अपन कैप्सूल सीरीज लेकर के चलते हैं, वो है इंग्लिश की। और उस क्लास का टाइम है बच्चों 7:30 बजे शाम का, है ना, 7:30 बजे शाम की जो क्लास आती है, उस क्लास में आपको क्या होता है कि वहाँ पे हम चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, उसकी समरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। तो ये क्लास 7:30 बजे रहती है। तो इस तरीके से हमारी अपनी क्लासें रहती है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और एक नंबर देता हूँ मैं, उस नंबर पर आप मैसेज करके इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सारे वीडियोज़ की लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नहीं, अभी जो क्या है, ये जो क्वेश्चन है एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई ये जो है ना गण कितने होते हैं। तो गण 8 होते हैं। एक सूत्र होता है य माता राज भानस लगा। अब ये आपको सूत्र याद रखना है। अगर ये सूत्र आपको याद हो गया ना तो सारे गण आपको याद हो गए। अब देखो कैसे बनते हैं, पहले से यहां से शुरू करते हैं। और 3, क्योंकि गण में 3 वर्ण होते हैं, तो यहां से शुरू करेंगे, है ना, 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो य माता, तो पहला गण हो गया य गण, य से शुरू होता है इसलिए पहला गण हो गया बच्चों य गण। फिर दूसरा, फिर वापस ये पहले को छोड़ के फिर दूसरे से 3 लेंगे, तो अब बना मां तारा, तो हमारा दूसरा गण बन गया म गण। फिर वापस अब 2 को, क्योंकि 2 हो गए तो तीसरे से शुरू करेंगे, तो ये हो गया त गण, है ना, तीसरे से, तो त गण। अब 1 2 3 हो गए, चौथे से शुरू करेंगे तो चौथे गण का नाम हो गया र गण, तो ये हो गया र गण। मतलब जो पहला जो वर्ण रहता है ना उसी से गण माना जाता है, रगण। उसके बाद फिर होगा ज गण, ज से शुरू हो रहा है तो ये हो गया ज गण। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखो जगण हो गया, फिर बाद में भ आता है तो ये हो गया भ गण। भ के बाद फिर आता है न, तो ये हो गया न गण। फिर आता है स, तो ये हो गया स गण।
फिर आता है ल, अब ल आएगा तो आगे 3 नहीं, आगे 2 ही हो रहे हैं, 3 नहीं है, तो अब देखो यहीं पे रुकेगा। तो ये हो गए 5 और 3 8, तो ये 8 आपके गण हो गए। अगर आप इनका याद रखना चाहें, ये क्रम से है, ध्यान रखना, ये इनका क्रम हो गया। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये आठवां। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ना माता, तो इस माता का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक मात्रा, पहला जो गण है ना अपना यगण जो है, इस यगण में मात्राएं कैसे रहेगी? तो इसमें एक मात्रा रहेगी, इसमें 2 मात्रा रहेगी और इसमें 2 मात्रा रहेगी। अब शब्द जो बनेगा ना, इस गण का जो शब्द बनेगा उसमें मात्राओं की संख्या इस तरीके से रखनी, ध्यान रखना। इसी तरीके से मातारा, दूसरा जो गण है ये मगण जो है ना, इसमें 2 मात्राएं, इसमें भी देखो माँ में 2 मात्राएं, तो इसमें पहले ये 2 रहेगी, 2 रहेगी, 1 रहेगी, इसमें 1 रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी। इस तरीके से मात्राएं सबकी सेम रहती है, तो मात्राएं भी याद करने की जरूरत नहीं, ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो सबकी मात्राएं भी आपको याद हो गई। तीसरा बनेगा ताराज, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो यहां पे आएगा 2 2 1। ये है ना एस की आकृति है ना, ये एस की, ये 2 मात्राओं का चिन्ह है, ये 5 नहीं लिख रहा हूं। और ऐसे खड़ी पाई जो करते हैं वो 1 मात्रा का चिन्ह है, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसको लिखिएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं गण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं एक बार ये छंद विधान का पूरा टॉपिक ही अलग से समझा दूंगा, उसकी पूरी एक क्लास ही ले लेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कि द्रुत विलंबित समछंद है, वर्णिक समछंद है कि मात्रिक समछंद है कि अर्धवर्णिक या अर्धमात्रिक छंद है? तो ये एक वर्णिक छंद होता है। द्रुत विलंबित छंद जो है ये एक वर्णिक छंद होता है, और कैसा है? वर्णिक समछंद है, मतलब उसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान रहती है। अब देखो इसको एक उदाहरण देखो कि कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण को याद रखिएगा। ये है विलंबित, द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण। ये अब पहले क्या ध्यान रखना है कि ये जो छंद होता है ये एक तो वर्णिक छंद है, क्योंकि इसमें वर्णों की मात्रा, वर्णों की संख्या के आधार पर इसकी गणना होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, मैंने खाली एक पंक्ति लिखी है, ध्यान रखना, एक चरण ही लिखा है, इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अब इनको वर्णों को गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इस तरीके से ये 12-12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। मगण भगण मगण रगण आते हैं। अब ये गण आपको गिनना पड़ेगा, ये 1, ये 2, ये 3 है ना, 3 और ये 4, तो ऐसे गणों की रचना होती है। अब ये मात्राओं के भी आप गण आप याद करिए और उस मात्रा के हिसाब से देख लीजिए, तो इसकी ये इस तरीके से बैठेगा। तो ये कंप्लीट याद करना, ये है द्रुत विलंबित छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। वर्णिक में कैसा है? समवर्णिक छंद है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12-12 होती है। और ये एक उदाहरण आप अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, यह वाक्य या यह काव्य उक्ति जो है वो चौधरी साहब के लिए किसने कही थी? आपको याद है एक प्रतिभाशाली कवि थे, और वो प्रतिभाशाली कवि कौन थे बच्चों? वामनाचार्य गिरी। ये वामनाचार्य गिरी जी जो है वो प्रेम घन पर एक कविता बना रहे थे, और अंतिम पंक्ति, अंतिम जो है वो पद नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि वो अपने घर में इस तरीके से खंबे का सहारा लेकर के लंबे लंबे बाल कंधों तक हैं, टिके हुए हैं और वो खड़े हैं, तो उन्होंने ये अंतिम पंक्ति जोड़ दी थी कि खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो ये वामनाचार्य गिरी जी ने प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में ये कथन कहा था, आपको अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वामनाचार्य गिरी, इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न है अरुण यह मधुमय देश हमारा में किस देश का चित्रण किया गया है? भारत का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का? तो भाई भारत का चित्रण किया गया है। कार्नेलिया ये गीत गाती है, जब भारत के सुबह के जो सौंदर्य को देखा उसने, तो प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वो कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे और एक 7 बजे रहती है हमारी, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां
प्रेम घन ने अपने साहित्य में किसका चित्रण नहीं किया है? ध्यान रखना, नहीं किया है। तो देखो किसानों का बिल्कुल किया है, किसानों की। मुंशी प्रेमचंद तो है ना, जो जो निचला तबका है उन्हीं तबके के लोगों को ध्यान में रख करके अपने साहित्य का सृजन किया है, जिसमें किसान भी हैं, दलित हैं, नारियों की वेदना है, राजनीति के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन घ। ऑप्शन घ इसका रहेगा, राजनीति के बारे में नहीं लिखा, बाकी इन समस्त का वर्णन जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां। सब जानते सर्वज्ञ हो फिर नाथ तुमसे क्या कहें, लख दीन भारत दूरदशा हाँ अश्रु धाराएं बहें। क्या है? पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है बताना है आपको। अब देखो अगर मान लो आपको नहीं पता कि ये छंद कौन सा है, तो आप एक काम करना है कि आपको ये परिभाषा ये तो याद होनी चाहिए ना। जैसे गीतिका है तो गीतिका एक मात्रिक छंद है, हरि गीतिका है एक मात्रिक छंद है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? गीतिका में जो है वो 26 मात्राएं होती है। देखो गीतिका में 26 मात्राएं होती है, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें 14-12 पर यति होती है, इसमें 16-12 पर यति होती है। अब एक काम करो, गिन लो ना। तो मात्राएं को गिनते हैं, कैसे गिनते हैं? देखो इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, उसके बाद इसकी दो मात्रा। क्योंकि ये जो र है ना, र जो व पे गया है ना वो इसके साथ गिना जाएगा। तो इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा, इसकी दो मात्रा, इसकी एक मात्रा। इसके बाद देखो दो मात्रा एक मात्रा है, दो मात्रा एक मात्रा है, दो मात्रा है। इसके बाद इसकी दो मात्रा है, एक मात्रा और दो मात्रा है। अब गिनो कि ये एक और एक दो, दो और दो चार और एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो अब देखो 16 पे एक तो यति हो रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6 और 2 8 और भी 10 और 11 और यहाँ पे ना क्या कहें, यहाँ पे दो मात्रा ही है, यहाँ पे दो मात्रा है, यहाँ पे तुमसे यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे कोई ना कोई वर्ण का मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे दो मात्रा है। तो अब ये हो गई 12। तो देखो 16-12 पे यति हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 16-12 पे अगर यति होती है और 28 मात्रा है टोटल, तो वो हरि गीति का होता है। तो इसलिए ये एक हरि गीति का छंद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का। ध्यान से समझिएगा, मात्रिक छंदों में की संख्या नियत रहती है। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या नियत रहती है, वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या नियत रहती है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल 7 बजे। बच्चों पढ़ते रहिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है। और ये वीडियो शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन राइज नाम का अपना ऐप है बच्चों, और ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर फिर भी नहीं मिले तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, 9079622989। इस नंबर पे जब मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।